Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to revise this RTI Act 2005. Since we have read this act, so it's time to revise now. सबसे पहले इसका इंडेक्स रिवाइज कर लेते हैं कि रिवीजन क्या है इंडेक्स में। देखिए जो फर्स्ट है हमारा वो है हमारा इसका शॉर्ट टाइटल, देन कमेंसमेंट, एंड देन आता है आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और उसकी एप्लीकेशन। नहीं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है इसका डेफिनेशंस। यस, क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो हो गया आपका। देन थर्ड नंबर पर आता है आपका आरटीआई, ऑल सिटीजन्स। ओके, फोर्थ नंबर पर आता है आपका ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। यस। फाइव नंबर पर आता है डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ फुल। सिक्स पर आता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। सेवन्थ पर आता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। एट्थ नंबर पर आता है आपका the security agencies or exemption of the RTA Act, exemption from disclosure of information. Okay. नाइन्थ पर नंबर पर आता है आपका you can reject the request, the copyright वाला के जो केस था। yes, ground for rejection to access in certain cases, ground for rejection to access in certain cases. okay. देन 10 नंबर पर आता है आपका सिवरेबिलिटी। 11th पर आता है आपका थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। 12th पर आता है आपका जो ये है आपका 12th नंबर पर है आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, देयर अपॉइंटमेंट एंड ऑल, राइट। देन 13 पर आता है आपका देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। 14 पर आता है आपका उनका रिमूवल ऑफ सीआईसी। 15 पर आता है आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। 16 पर आता है फिर आपका उनका टर्म्स एंड कंडीशन। 17 पर उनका आता है 17 पर आता है उनका रिमूवल। 18 पर आता है 16, 17, राइट जी। 18 पर आता है आपका 19 पर अपील है। 20 पर पेनल्टीज है ना। यस। इनमें क्या है? पावर्स, पावर्स है शायद, पावर्स। यस। 18 नंबर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, गुड। 19 पर आपका अपील है। 19 पर आपका अपील, यस, 19 पर अपील है। 20 पर आपका पेनल्टीज है, ठीक है। देन 21 पर आता है आपका 21 है आपका प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। 21, ओके। 22 पर आता है आपका 22 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है, 21 है। फिर है आपका 21 हो गया। 22 है आपका 22 22 कौन सा है आपका? 22, 23 साथ साथ में थे दोनों ना, छोटे छोटे से ही पॉइंट्स हैं। तो है आपका 21, ठीक है। 22 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से कुछ है रिलेटेड, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, that is act to have overriding effect, yes, this act has an overriding effect। 22 है आपका। देन 23 है आपका बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आ गया 23। 24 क्या कहता है? एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके अंदर दो केसेस हुए थे, जैसे ह्यूमन राइट्स का दे रखा था आपका एक, और एक और भी केस दे रखा था आपका ह्यूमन राइट का था एक।
आपका एक आपका एलिगेशन ऑफ करप्शन और सिक्योरिटी, एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। 24 में 25 पे आपका मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग है। 26 26 कहता है आपका, 26 में कुछ वो था यार, अथॉरिटी करके कुछ था ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सॉरी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपीयर टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स, हाँ प्रोग्राम्स था, प्रोग्राम्स, ठीक है। देन 27 के अंदर दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर्स थी, पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर आ गया 28 में आ गया बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। 29 हाउ टू मेक रूल बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। देन 29 क्या है, 29 इज लेइंग ऑफ रूल्स। 20 और 30 आपका पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टीज, और 31 है आपका रिपील। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ओथ, और सेकंड शेड्यूल के अंदर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ तक देखा, ये वाला हमें याद है। तो कुछ कुछ मिला के यहाँ से थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करना है। तो 21 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड से 21। 22 है आपका दिस एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, यस दिस एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओके। देन 2 हो गया। थर्ड नंबर पर क्या है आपका, 21 हो गया आपका। 22, 21 पर आ गया आपका। 21 पर क्या है, 21 पर है सबसे पहले देखिए 21 पर है आपका एक्शन टू बी टेकन इन गुड फेथ। 22 पर है आपका, 22 में है दिस एक्ट हैज़ एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। 23 पर है आपका ना कोर्ट्स वाला, jurisdiction of courts, that is bar of jurisdiction of courts, okay. Then we have 24 फिर था आपका act not to apply to certain organization, act not to apply to certain organizations, okay। 24 25 पे मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग हो गया। 26 में आ गया आपका प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, दैट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम। 26 27 का हो गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, है ना, पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देन पावर टू मेक रूल्स बाय 27 आपका बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, 7 हो गया आपका। 28 हो गया आपका, 28 ही है आपका। 26 में तो फिर प्रोग्राम हो गया। 27 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गया आपका। 29 में 30 में आ गया लेइंग ऑफ रूल्स, यार 29 में लेइंग ऑफ रूल्स है। 30 में है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, एंड 31 में 31 पर है आपका रिपील। रिपील कौन सा किया है, इन्फॉर्मेशन एक्ट 2012 वाला, 2000 वाला, सॉरी अगर मैं गलत नहीं हूँ, वाला कोई एक्ट था, उसको किया था, रिमूव किया था। 2002 द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिमूव किया था। एंड पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, एंड ठीक है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज और लेइंग ऑफ रूल्स आपका 29 पर। तो लेइंग ऑफ रूल्स 29 पर है, एंड पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज 30, और 31 पर है आपका रिपील, ठीक है। चलिए हमारा इंडेक्स कुछ कुछ हो गया है, ठीक है। हाँ, चलिए जो फर्स्ट कुछ पेजेस हैं आपके, वो देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग में। अगर हम इसको शुरू करें यहाँ से, तो सबसे पहले क्या है, दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, ये 2005 के ईयर का है, और ये अप्लाई हुआ था, इनेक्ट हुआ था एक्चुअली बेसिकली 15 जून 2005 को, ठीक है। इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एंड अंडर दिस एक्ट
दैट बेसिकली प्रोवाइडेड एन प्रैक्टिकल रिजीम सिटीजन्स के लिए टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। और ये कौन सा है, 56th ईयर रिपब्लिक में ये इनेक्ट हुआ था। बात करें शोर्ट टाइटल की, तो शोर्ट टाइटल है इसका आरटीआई एक्ट, देखो यहाँ पर चलते हैं वापस से। शोर्ट टाइटल है इसका आरटीआई एक्ट 2005, एक्सटेंड है टू दी होल ऑफ इंडिया। और इनेक्ट कमेंसमेंट है इसकी, कमेंसमेंट है इसकी जो कुछ सेक्शंस जो थे ना, कुछ सेक्शंस जो हैं वो ऑन द डेट ऑफ इनेक्टमेंट दैट इज ऑन 15 जून पर ही एप्लीकेबल हो गए थे। रेस्ट जो हुए थे वो हुए थे आफ्टर 120 डेज। तो उसके अंदर कौन कौन से थे वो इम्पोर्टेंट है। तो है 1, 2, 3, 4, 5, मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5 के बाद आया था आपका 1, 2, 3, 4, 5 शायद, यार क्लिक नहीं कर रहे हैं, निकल गया माइंड से। ओके, सीधा है 4 और 5। तो सबसे पहले है आपका 4, 5, सिर्फ 4, 5 है, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन जो एकदम से स्टार्ट हो गए थे, तो वो है आपका 4 का 1, ठीक है। देन 5 का 1 और 2, बस 4 और 5, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 4 और 5। यानी कि 4 वाला क्या कहता है हमारा, 4 है आपका ऑब्लिगेशंस ऑफ पीआईओ, है ना। तो वहाँ स्टार्ट हुआ था। और फिर इनका डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, है ना। तो ये दो है, डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, सॉरी नॉट पीआईओ, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ये क्या है, 4th नंबर पर, ये 4th सीधा यहाँ से शुरू हुआ था आपका। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, ठीक है। तो 4 और 5, ठीक है। उसके बाद 5 से गए आपका 12, 13। 12, 13 था, फिर 15 नहीं, 14 नहीं था, फिर 15, 16 था, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो बीच में बचा वहाँ से स्टार्ट था, 24 से स्टार्ट था, एंड 27, 28। दे शैल कम इन टू फोर्स एट वंस, ठीक है। ये सब एकदम से आ जाए। तो 4 का 1, 5 का 1 और 2, तो 4 का 1, 5 का 1 और 2, 4, 5। फिर सीधे गए हम 12, 13, 14 नहीं है, 15, देन 16, 17। तो इसमें 24, 27, 28 ये था। दैट केम इनटू फोर्स एट वंस। और रिमेनिंग जो बच गया ना, दैट केम इनटू फोर्स एट द ऑन द 120th डे ऑफ इट्स एनेक्टमेंट, ठीक है। डेफिनेशंस क्या बात करते हैं, डेफिनेशंस क्या क्या है इसके अंदर। डेफिनेशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पर दैट मीन्स इन रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी, तो जो भी इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूट ओन या कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द यूनियन टेरिटरी और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है आपका बी में, तो सेक्शन ये आपका सेक्शन 12 के अंडर में आता है। देन सेंट्रल पीआईओ जो है उनका, उनकी अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो उनकी डेफिनेशन की बात हो रही है। तो वो तो आपको है ही, आपको पता है कि जो सीपीआईओ है वो सेक्शन 5 के अंडर में है। सेक्शन 5 के अंडर में आपका नॉट ओनली सीपीआईओ, सीएपीआईओ और इवन स्टेट एपीआईओ और स्टेट पीआईओ सब कुछ है इसके अंडर में। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेक्शन, इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी सेक्शन 13 में ही है, क्योंकि सेक्शन, हाँ 11 थर्ड पार्टी है, 12 में है, सेक्शन 12 में, राइट। देन वी हैव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या समझते हैं आप, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में देख लीजिए, लोकसभा स्पीकर है इन केस ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो है चेयरमैन है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के लिए स्पीकर है, एंड देन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए आपके चेयरमैन है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए जो है, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए आपका चेयरमैन है, जैसे राज्यसभा के लिए, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए भी चेयरमैन है। देन वी हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, yes in case of supreme court, chief justice of high court in case of high court, then president or governor in the case of other authorities established or constituted by or under the constitution। यहीं पर एक एग्जाम में आया था, देखिए इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर को भी है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239, राइट। 239 क्या है आपका, दैट इज पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस, ठीक है। दैट यूटी के अंदर जो है
एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्र यूटी में जो है प्रेसिडेंट हैज़ द पावर लॉज ऑन एनी मैटर इन एनी सिटी दिल्ली स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली। तो 239A के अंदर है और 239 के अंदर है आपका पावर टू पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस, ठीक है ना, इन रिगार्ड टू यूटी। तो दीज आर यूटी आर एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया था इसमें सीएम क्या सेंट्रल क्या जो चीफ मिनिस्टर है क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है? नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है वो, ठीक है, ये एग्जाम में आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का मतलब कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, डेटा मॉडल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या फिर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइवेट बॉडी कोई भी है विच कैन बी एक्सेस बाय ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड जो आपको अच्छा हाँ, एक बात और है इसके अंदर, यहाँ पर भी हमने पूरा याद किया था ना कि ये डेफिनेशन में क्या क्या है। तो 2 का 1 पहले, सबसे पहले क्या था 2 का 1 में, ये इंपॉर्टेंट है, हमने याद किया है इसको पूरा क्योंकि हमें पता है कि जैसे अब मैं पहुँच गया 2 के F पर, है ना, F पर तक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। E पर क्या है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इस तरह D से क्या है आपका फिर C से क्या है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले नंबर पर है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सबसे बड़े है तो गवर्नमेंट आ गया। फिर नंबर 2 पर आया आपका हम्म, पर 3 पर CIC था, ठीक है। और नहीं, नंबर 3 पर CPIO था। पहले पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट था, दूसरे पर आपका CIC है, तीसरे पर आपका CPIO है, फोर्थ पर आपका CPIO के बाद आया है CIC, है ना, यस। और फिफ्थ पर है E नंबर पर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और F नंबर पर है आपका, F पर है आपका इंफॉर्मेशन, G नंबर पर प्रिस्क्राइब्ड, H से आपका अथॉरिटी करके कुछ था, पब्लिक अथॉरिटी, राइट। I पर था आपका आई पर था आपका इंफॉर्मेशन, नहीं रिकॉर्ड, सॉरी रिकॉर्ड। इन्फॉर्मेशन तो F पर आ गया ना। देन J पर आपका आ गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। आई रिपीट क्या क्या है इसके अंदर डेफिनेशंस के अंदर? ए के अंदर है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। देन बी पर है आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी जो अपॉइंटमेंट वगैरह जो, ठीक है। सी पर है आपका सेंट्रल CPIO, डी पर है आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ठीक है। और जो बी पर है आपका वो CIC है, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव ई पर है आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। ई पर आ गया आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ई के बाद आता है आपका एफ पर है आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी फॉर्म में, जो आपको बताया ना, दैट एनी मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, then reports, papers, samples, models, data material held in electronic form, or any information relating to a private body which can be accessed by a public authority under any law। तो वो भी आपका इन्फॉर्मेशन का पार्ट बनेगा, राइट। एफ के बाद आपका जी के अंदर क्या आता है आपका? जी है आपका एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, प्रिस्क्राइब्ड है ना, कि इसके अंदर क्या दिया गया है? ओके, देन वी हैव प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड के अंदर क्या क्या है? प्रिस्क्राइब का मतलब है जो भी इस एक्ट के अंदर बताया गया ना, उसका मतलब प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट बाय एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द केस में भी, ठीक है। बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या प्रिस्क्राइब किया है वो,
देन वह आपका आता है FG, फिर H के अंदर आता है आपका पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब कौन है यहाँ पर? दैट मीन्स एनी अथॉरिटी, बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बॉडी, देखिए कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, अगर वो इस्टेब्लिश किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एंड इट इंक्लूड्स जो भी बॉडी जो है वो सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती है, और इवन NGO जो भी सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट फंड के द्वारा, दैट बिकम्स अ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी या और इवन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो कि इस्टेब्लिश किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कोई भी स्टैट्यूटरी हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या फिर नोटिफिकेशन के द्वारा बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सब्सटेंशियली फाइनेंस हो रही है कोई भी NGO है, वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। रिकॉर्ड के अंदर क्या है? रिकॉर्ड मतलब एनी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट या फाइल। मैन्यूस्क्रिप्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, फाइल हो गया, कोई भी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच और फैक्सिमल कॉपी। देखो माइक्रोफिल्म तो हमें समझ गया, माइक्रोफिच क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देख लेते हैं एक बार माइक्रोफिच क्या है। माइक्रोफिच मतलब होता है अ पीस ऑफ फिल्म ऑन विच इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ वेरी स्मॉल प्रिंट। ओके, तो यही है, सेम ही है माइक्रोफिच। दैट माइक्रोफिल्म्स आर स्केल्ड डाउन रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टिपिकली ईदर films or paper made for the purpose of transmission, storage, reading and printing. Microfilm images are commonly reduced to about 4% or 1 by 25th of the original document size. Okay, for special purpose greater optical reductions may be used. ठीक है, तो मतलब साइज जो है उसका बहुत छोटा बना देना है उसका। ठीक है, अ पीस ऑफ फिल्म ऑन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन वेरी स्मॉल प्रिंट, तो बोलते हैं माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिच। ठीक है, माइक्रोफोम एक तरीके से। तो माइक्रोफिच का मतलब होता है, लिख लीजिए अगर आपको यहाँ पर लगता है तो, ठीक है, पीस ऑफ फिल्म, दैट इज अ पीस ऑफ फिल्म ऑन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन वेरी स्मॉल प्रिंट। तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल प्रिंट में जब आप करते हैं, दैट्स कॉल्ड माइक्रोफिच, मतलब 1/4 कर देते हैं उसके अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड के अंदर आता है आपका डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, फैक्सिमल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, देन एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस embodied in such microfilm whether enlarged or not, और एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। ठीक है, तो आई आ गया। आई के बाद आई बात जे जे जे, तो ये के से तो स्टार्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, KLM, तो ये स्टार्ट इंफॉर्मेशन कमीशन, देन कमिश्नर, देन आपका कौन कौन सा है इसके अंदर? के अंदर तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, देन वी हैव कमिश्नर्स, और हाँ फिर उसके बाद उनका वो CPIO मतलब स्टेट PIO, और फिर आपका था थर्ड पार्टी N के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या है। यहाँ पर जे में राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, एंड दैट इंक्लूड्स द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई भी रिकॉर्ड्स हो गया, taking notes, extracts or certified copies of documents या records, और taking certified samples of materials, ये कुछ भी होगा तो that becomes a part of right to information। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में क्या क्या आता है उसको हम मानेंगे। ठीक है, इस एक्ट के अंदर में क्या क्या है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, एनी पब्लिक अथॉरिटी विच इज हेल्ड बाय एनी पब्लिक अथॉरिटी, उसको बोलेंगे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किस किस तरीके से आप राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे के अंदर यहाँ पर आपका 3 जो सेक्शन 3 है वो बोलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन टू ऑल सिटीजन्स है। यहाँ पर जो बात कर रहा है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट, किस किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क कर सकते हो, अलॉन्ग विद आपका डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, वो ले सकते हो आप। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू प्रिंट आउट्स। ठीक है, कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। यहाँ फिर आता है क्या आता है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेक्शन 15 आता है आपका। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आता है आपका सेक्शन
3 आता है और 2 के अंदर आता है आपका स्टेट पीआईओ, ठीक है? 2 के अंदर पीआईओ आता है और 3 के अंदर आता है आपका इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है? चलिए, थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? अ पर्सन अदर देन अ सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। थर्ड पार्टी का मतलब है कोई भी पर्सन अदर देन, क्योंकि हम जो है आरटीआई एक्ट के अंदर सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली टू अ सिटीजन, ठीक है? तो थर्ड पार्टी मतलब है मींस अ पर्सन अदर देन अ सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी, और इसका मतलब एक पब्लिक अथॉरिटी को भी ये इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, ठीक है? मतलब पब्लिक अथॉरिटी भी अगर जो सिटीजन से वो नहीं है तो वो भी थर्ड पार्टी मानी जाएगी, ठीक है? इस केस में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक अपील के रिगार्डिंग कुछ बताया है, वो देख लेते हैं। दैट ओनली सच इन्फॉर्मेशन कैन बी सप्लाइड अंडर द एक्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है? पब्लिक अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी जो है नॉट सपोज टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन, इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स रेड और फर्निश रिप्लाइज टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। आरटीआई एक्ट जो है बेसिकली आपको प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल और एग्जिस्टिंग। इफ अ पब्लिक अथॉरिटी हैज एनी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेंट मे एक्सेस सच इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पशंस दे रखा है आपका सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है? दैट नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी अदर लॉ। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एनी अदर लॉ, तो एक्ट जो है डज नॉट कास्ट एन ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट सच और टू कोलेट सच इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इंटरफेरेंस मतलब होता है यहाँ पर और मेकिंग अजम्पशन, आपको इंटरफेरेंस सॉरी इन्फ्रेंस नहीं निकालना है, आपको मेकिंग कोई एजम्पशंस नहीं करनी है, एडवाइस या ओपिनियन नहीं देना है। हाँ, अगर यहाँ पर आप पब्लिक अथॉरिटी जो है अगर कोई अपने तरफ से एडवाइस देना चाहती है तो गाइडेंस या ओपिनियन तो प्योरली वॉलंटरी है, ठीक है? तो अब चलते हैं सेक्शन नंबर 3 पर हमारा। ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है? ये आपका थर्ड 3 राइट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज टू ऑल सिटीजन्स, हमारा ऑल सिटीजन है। और इससे पहले जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन वो था, वो जो जे के अंदर हमने पढ़ा था, 2 का जे जो हमने पढ़ा है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की मतलब इन्फॉर्मेशन में आप किस किस तरीके से दे सकते हो, फॉर्म्स, राइट टू एक्सेसिबल, एक तरीके किस किस फॉर्म में दे सकते हो आप, इंस्पेक्शन दे सकते हो, टेकिंग नोट, सर्टिफाइड कॉपी, सैंपल्स, इस तरीके से, फ्लॉपी डिस्क, वीडियो वगैरह इस तरीके से, ठीक है? तो आपका फोर्थ है आपका ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अथॉरिटी की ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशन, दैट इज टू पहले आएगा आपका मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड। सबसे पहले आपको जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको कैटलॉग कर लेना है, इंडेक्स करना है, ताकि जो फैसिलिटेट करेगा, एक तरीके से आपको फैसिलिटेट करेगा आपको किसमें, आप अच्छे से अपना जो रिकॉर्ड है उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटराइज हो जाए विद इन अ रीजनेबल टाइम, सब्जेक्ट टू अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है? और अपना हो सकता है अपना वेबसाइट पर डाल दीजिए। पब्लिश आपको जो इन्फॉर्मेशन करनी है ये आपको विद इन 120 डेज के अंदर। देखिए जो ये जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि स्टार्टिंग डे 1 पे क्या हुआ था, तो 4 का 1 हुआ था। 4 के 1 का अंदर मतलब कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपका पूरा का पूरा इसका 4 का 1 के अंदर ये दे रखा है कम से कम। क्या हुआ है आपके 17 कुछ वो है, ठीक है? और इसके ए बी सी डी डी पार्ट है इसके, ए बी सी डी, और इसके बी के अंदर आपके करीब करीब 17 पार्ट्स है। वो जो है एकदम से दिए गए थे इस तरीके से, ठीक है? 4 का 1 दिया गया था और 5 का 1 और 2 दिया गया था। अभी 4 का 1 ही पढ़ रहे हैं, क्या क्या है इसके अंदर। कि सबसे पहले आपको जो रिकॉर्ड है उसको कैटलॉग करना है, इंडेक्स करना है, ताकि रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन जल्दी हो सके, कंप्यूटराइज कर देना है, नेटवर्क पर डाल देना है। इसके अलावा 120 डेज के अंदर आपको क्या क्या करना है, अपने जो भी पर्टिकुलर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी फंक्शन है, ड्यूटीज है, वो आपको पब्लिश कर देने हैं। ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है? चैनल ऑफ सुपरविजन क्या रहेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, नॉर्म्स सेट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, क्या क्या नॉर्म्स हैं, रूल, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स और रिकॉर्ड्स, सब कुछ आपको बता देना है, ठीक है? आपको ये चीज़ें पब्लिश कर देनी है अपनी वेबसाइट पे 120 डेज के अंदर। कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास है, पर्टिकुलर ऑफ एनी अरेंजमेंट लाइक कंसल्टेशन किससे करते हैं, फॉर, ठीक है? कोई भी रिप्रेजेंटेशन बाय मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ इट्स पॉलिसी, अगर कोई आता है आपके पास। देन यू हैव बोर्ड स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड, काउंसिल, कमिटी, अगर 2 से ज़्यादा लोगों से हैं, ठीक है? इट शुड बी ओपन टू द पब्लिक, ठीक है? अगर वो की जा सकती है उसको करना है आपको, ठीक है? देन डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, द मंथली रेम्युनरेशन कितना मिलता है, कॉम्पनसेशन, बजट जो कितना प्रोवाइड करते हैं, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम्स,
अमाउंट एलोकेटेड टू बेनिफिशरीज, बेनिफिट्स की डिटेल्स इवन, ठीक है, रेसिपिएंट्स ऑफ कंसेशंस कौन कौन है, परमिट ऑथराइजेशंस ग्रांटेड किसको किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन रिड्यूस या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको करनी है, फैसिलिटेट करना है फैसिलिटी जो है अवेलेबल है सिटीजन को, लाइक वर्किंग आवर्स ऑफ लाइब्रेरी, रीडिंग रूम अगर मेंटेन पब्लिक यूज़ के लिए किया जाता है तो वो बताना है आपको, नेम्स डेजिग्नेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का देना है, सच इन्फॉर्मेशन में भी प्रिस्क्राइब्ड अपडेट दी पब्लिकेशंस एवरी ईयर, और आपको हमेशा ये जो है पब्लिकेशन जो है अपडेट करनी है, ठीक है। देन पब्लिश ऑल रेलिवेंट फैक्ट, तो ये तो रहा आपका बी का 17 पॉइंट्स है ये आपके। फिर आता है सी पार्ट में, पब्लिश ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स while formulating important policies or announcing the decision which affect public। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर भी आया कि आपको पब्लिश करने वो सारे रेलिवेंट फैक्ट्स जो कि while formulating important policies or announcing the decision which affect the public, अगर कुछ भी आपके डिसीजन हैं एक तरीके से आपको वो सारे रेलिवेंट फैक्ट आपको जो है पब्लिश करने हैं। जब भी आपने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आप जब कुछ बना रहे हैं या फिर कोई भी डिसीजन को अनाउंस कर रहे हैं, अगर वो पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है तो ठीक है, या फिर आपको रीजंस प्रोवाइड करने हैं इसके साथ में फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाजी जुडिशियल डिसीजंस टू अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। यहाँ पर दो बात बोलता है कि आपको सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट जो भी हैं इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाते हुए जो भी आपके रेलिवेंट फैक्ट्स आते हैं, यू हैव टू पब्लिश ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स वाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जब जब भी आप बनाए तो फैक्ट्स क्या रहे, ठीक है। सिमिलरली जब आपने वो और जो अफेक्ट करते हैं पब्लिक को, सिमिलरली जब आप ये पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे रेलिवेंट फैक्ट्स को तो आपको पब्लिश करना ही है जो कि पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी अफेक्टेड पर्सन्स है ना उनको आपको रीजंस भी प्रोवाइड करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाजी जुडिशियल डिसीजन भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और आपके क्वाजी जुडिशियल डिसीजन जो थे उसका रीजन प्रोवाइड करना है, और ऊपर वाले में दिया गया है, और रेलिवेंट फैक्ट प्रोवाइड करने हैं आपको इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाते हुए और अनाउंसिंग द डिसीजंस व्हिच अफेक्ट द पब्लिक, ठीक है। सू मोटो आपको पब्लिक में डाल देना है रेगुलर इंटरवल्स पे इंक्लूडिंग इंटरनेट, और डिसिमिनेट जो है वाइडली वाइडली जो है डिसिमिनेट करना है। डिसिमिनेट जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर लोकल एरिया में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, बट अल्टीमेटली आपको यही लेके आना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लेके आना ताकि फ्रीली अवेलेबल हो सके, ठीक है। प्राइस करो जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है जो प्रिंट की, जैसे कोई प्रिंट में चाहे तो वो जैसे मांगे उनको दे सकते हैं। डिसिमिनेशन का मतलब है यहाँ पर कि नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, पब्लिक अनाउंसमेंट, मीडिया ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट, ठीक है, वो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। इसके बाद रिगार्डिंग कुछ GIDs हैं, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन। देखिए बेसिकली आपको सू मोटो जो है आपको इन्फॉर्मेशन करनी है ताकि आपको जो पब्लिक है दे मे नॉट रिसोर्ट टू सेक्शन 6 है आपका रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कैटलॉग कर लीजिए, इंडेक्स कर लीजिए, रिकॉर्ड से कंप्यूटराइज कर लिए, एक नेटवर्क पे बनाइए, टॉप प्रायोरिटी करके डाल दीजिए। 120 डेज के अंदर आपको डेट ऑफ दिस एनएक्टमेंट एक्ट आपको ये सब कुछ डाल देना है, अपडेट करना है एवरी ईयर। ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज अनाउंसिंग डिसीजन अफेक्टिंग द पब्लिक, वो आपको जो है एक तरीके से पब्लिश करना है, करना है। इसके अलावा आपको रीजंस देने हैं, प्रोवाइड रीजन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल डिसीजन टू अफेक्टेड पर्सन, आपको बताना है। देन वाइड डिसेमिनेशन करना है थ्रू नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, पब्लिक मीडिया ब्रोकर एंड इंटरनेट के थ्रू आपको, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आपको ट्रीट करना है, लेना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होना चाहिए, शुड बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एनी डिजायरस पर्सन, ठीक है। अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका बोलता है कि आपको हमेशा अपने रिकॉर्ड जो है वो कैटलॉग और इंडेक्स फॉर्म में रखना है। सेकंड ARC आई थी जून 2006 में, इसकी फर्स्ट रिपोर्ट में RTI को बोला इन्होंने मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, मतलब RTI को बोला एज पर द सेकंड ARC की जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी जून 2006 में, उन्होंने बोला कि जो RTI है इट्स मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, लेकिन इसका जो वीकेस्ट लिंक उन्होंने बताया दैट इज नेग्लेक्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए कम से कम 1% ऑफ द फंड ऑफ ऑल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ये रिकॉर्ड अपडेट रिकॉर्डिंग के लिए कर दीजिए, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग मैनुअल्स और पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस, एंड इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आपको स्पेसिफिक जो है बजटरी प्रोविजन बनाना चाहिए इसमें। और इसके अलावा बोला कर्टियस बिहेवियर विद द पर्सन, जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको आपको सिर्फ यू आर नॉट सपोज टू कन्फाइन योरसेल्फ टू द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको नेसेसरी हेल्प भी करनी है, रेंडरिंग हेल्प टू है, और उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट भी करना है। इंश्योर कि PIO जो है उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, सेंसिटाइज करना है अबाउट द कर्टियस बिहेवियर। सू मोटो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन कॉन्सर्न में सेक्शन 4, सिस्टम जो है फेलियर हो गया है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इनकम्प्लीट एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैटलॉग और इंडेक्स नहीं है, तो उसे बोलता है कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी देता है तो ये क्वालिफाई करता है फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 19 का 8B। 19 में क्या कहा, 19 के अंदर क्या आता है आपका, 19 में आता है आपका पेनल्टी, 20 में अपील आता है आपका, राइट। 19 में आपका आता है, 19 में अपील, 20 में
पेनल्टीज। ओके, पहले अपील आएगी तो पहले आपका आ गया 19 पर आ गया अपील, और 20 तो अपील के दौरान जो है इस तरीके से कर सकते हैं, और 20 में आता है आपका पेनल्टी। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वालिफाई करता है फॉर क्वालिफाई फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द कंप्लेंट, ठीक है, अगर कोई गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है तो, एंड एक्ट जो है गिव्स द पावर, यहाँ पर ये है अपील के अंदर, ठीक है, इट गिव्स द पावर टू द कमीशन टू रिक्वायर द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी टू कॉम्पनसेट द कंप्लेंट ऑफ एनी लॉस। ठीक है, तो एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड, पता है 250 रुपीज़ पर डे है और 25,000 मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोएक्टिवली सू मोटो डिस्क्लोज करना है। ये जो कोई भी जैसे फॉरेन या डोमेस्टिक ऑफिशियल टूर्स टेकन बाय मिनिस्टर्स या फिर जॉइंट सेक्रेटरी अगर किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इवन दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, तो 1 जनवरी 2012 से आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, और इसको अपडेट करना है एवरी क्वार्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2012। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे दोबारा से। सू मोटो डिस्क्लोजर करना है ऑन ऑफिशियल टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स, तो प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करना है फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूर्स अंडरटेकन बाय द मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। इसके अंदर आपका एचओडी भी आएगा सिंस फर्स्ट ऑफ जनवरी 2012 से अपडेट करना है वंस एवरी क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2012 से। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन क्या है इनको, दैट नेचर ऑफ ऑफिशियल टूर क्या था, प्लेसेस विजिटेड, पीरियड, नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल डेलीगेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ सच ट्रैवल, एग्जाम्पशंस क्या है सेक्शन 8 के अंदर जो भी एग्जाम्पशंस है, जैसे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन में मेंशन है आपका, इसके अलावा सीवीओ ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। देखिए यहाँ पर जो है ना, जब भी आपको फॉरेन टूर्स या जो बात हो रही है, इसमें सबको जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव और मिनिस्टर्स हो गया। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, इसके अंदर जो है एचओडी भी आता है आपका, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर एक बात है सीवीओ, दैट्स इंपॉर्टेंट, की जो सीवीओ है पब्लिक अथॉरिटी का वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जो सीवीओ है वो एग्जेम्प्ट है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है आपके एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया कि जो है सिर्फ पार्शियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि अपडेट रिकॉर्ड नहीं है, तो ये आपको ये गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रिक्ट तरीके से। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिव डिस्क्लोजर जो है इज नॉट अप टू द डिजायर्ड लेवल, तो हमारा वीक इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो इसको इसको करना है आपको, तो इसके लिए एक टास्क फोर्स जो है गवर्नमेंट ने बनाई थी सुमोटो इन्फॉर्मेशन के लिए, मई 2011 में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को रखा था। ठीक है, तो उन्होंने अपने तरफ से कुछ वो दिया कि डिजिटल कर दीजिए इनको जितना हो सकता है प्रोडक्टिव डिस्क्लोजर्स को, सुमोटो कॉग्निजेंस लीजिए अपना इस तरीके से। तो प्रोडक्टिव डिस्क्लोजर में बोला कि लोकल लैंग्वेज जो है, it should be done in local language so that it remains accessible to public or presented in a form that is easily understood and technical words को उनको अगर किया गया है तो उनको आप इजी करिए, और मैनी मीडियम्स एज फिजिबल जितना हो सकता है उसके उसके थ्रू आपको करना है। देन वी हैव सुमोटो डिस्क्लोजर ऑन मोर आइटम्स अंडर सेक्शन 4। जैसे सुमोटो आपको रेगुलर इंटरवल्स पर इंटरनेट पर आपको इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, टेंडर इंक्वायरी, अब आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग, तो आपको पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, टेंडर इंक्वायरीज, कोरिजेंडा डिटेल्स। ठीक है, ये आपको ऑफ बिड जो है जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेम ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज बीइंग प्रोक्योर्ड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स कोई भी है, रेट उसका, टोटल अमाउंट, इट शुड बी डिस्क्लोज। इसके अलावा जो है ई प्रोक्योरमेंट अगर आप करते हो तो उसके लिए लिमिट दे रखी है 10 लाख। ठीक है, तो इट शुड बी डिस्क्लोज एट प्रेजेंट द लिमिट इज 10 लाख। 10 लाख तक के जितने भी केसेस हैं वो आपको सारे आपको ई प्रोक्योरमेंट वाले बताने हैं। इनकेस अगर आप डीजीसी एंड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट या केंद्रीय भंडार या एनसीसीएफ से अगर कोई लेते हैं तो सिर्फ अवार्ड डिटेल बतानी है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो है आरटीआई एक्ट में जो भी प्रोक्योरमेंट जो एग्जाम्प्ट है वो एग्जाम्प्ट रहेगी आपकी। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी ऑल रिलेशन इन्फॉर्मेशन टू पीपीपी मस्ट बी डिस्क्लोज, जैसे इंक्लूड स्पेशल पावर पर्पस व्हीकल है, कोई डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, कंसेशन है, एग्रीमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल्स कुछ भी है। सेक्शन 81D और 81J के अंदर जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना है आपको सुमोटो। कोई भी फीस है, टोल, रेवेन्यू, आउटपुट, आउटकम, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, क्या क्या प्रोटली डिस्क्लोज करना है आपको। ठीक है, इवन आपकी पेमेंट भी जो है आपको पीरियोडिक मैनर में आपको डिस्क्लोज करनी है। ट्रांसफर पॉलिसी एंड ट्रांसफर ऑर्डर्स भी आपको जो है डिफरेंट ग्रेड्स और कार्टर्स ऑफ योर एम्प्लॉयज करने हैं प्रोटली डिस्क्लोज, लेकिन ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जिनका जो है कीपिंग व्यू ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक अगर इंटरेस्ट में है तो नहीं करेंगे। और जो भी सेक्शन 8 के अंदर आ रही है एंड इट नॉट टू सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके ऊपर ये नहीं आएगा। ठीक है, आरटीआई एप्लीकेशंस जो हैं और अपील जो है एंड देयर रिस्पॉन्सेज वेबसाइट पर डालना है आपको, सर्च की फैसिलिटी बेस पर होना चाहिए, एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल मे नॉट बी डिस्क्लोज, वहाँ पर नहीं डिस्क्लोज करनी है बिकॉज दे डोंट सर्व एनी पब्लिक इंटरेस्ट। सीएजी एंड पीएससी पैराज, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, कि जो भी सीएजी और पीएससी पैरा ही एग्जाम के अंदर आया है आपका,
कि प्रोएक्टिवली आपको डिस्क्लोज करना है। पहले होते हैं मे डिस्क्लोज द सीएजी एंड पीएससी पैराज, बट इसके अंदर कंडीशन है सीएजी पैराज, पीएससी पैराज और द एक्शन टेकन रिपोर्ट्स आफ्टर दीज हैव बीन लेड ऑन द टेबल। जब ये जो इन्फॉर्मेशन है, इफ दीज हैव बीन लेड ऑन द टेबल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तब आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउएवर सीएजी पैराज जो है डीलिंग विद द इशू ऑफ सोवरेनिटी इंटेग्रिटी इस तरह के जो भी हैं, या फिर सेक्शन 8 के अंदर है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको कब करना है, ओनली आफ्टर दीज हैव बीन लेड ऑन द टेबल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अगर हो जाती है, देन यू कैन सीएजी और पीएससी पैराज हो सकते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं कि सीएजी है क्या। सीएजी है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि 3 एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो है सबमिट करते हैं टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इनको ले दी एनुअल रिपोर्ट टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड दीज रिपोर्ट्स आर एग्जामिन्ड बाय द पीएसी, द पब्लिक अकाउंट कमेटी है आपकी। ठीक है, और वो करता है, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल कमेटी है, स्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है। ये इसके अंदर कौन कौन होते हैं, सिलेक्टेड एमपीज होते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट फॉर ऑडिटिंग एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सीएजी और पीएसी पैराज जब इवेंट्स दे आर लेड इन दी ऑन द टेबल ऑफ द हाउस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तब आप जो है इसको रिवील कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई सोवरेनिटी इंटेग्रिटी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट की बात है तो वो एग्जाम्प्ट है। सिटीजन चार्टर क्या है, इसको बोलते हैं हम सिटीजन चार्टर एज पार्ट ऑफ रिजल्ट, जो है एक पार्ट है एक तरीके से, पार्ट ऑफ रिजल्ट फ्रेम डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट फ्रेम डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करना है 6 मंथ में रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बेंचमार्क्स। ठीक है, इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। फिर आगे बात करता है आपका डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट। रुकिएगा, इस हम सोच रहे थे कि सिर्फ 20 पेजेस हम करेंगे, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बार ये कवर हो जाता है। अगर ये कवर कर लेते हैं यहाँ तक तो ओके, हमें 32 तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो सेक्शन 4 हमारा पूरा हो जाता है ऑब्लिगेशन। आई थिंक हमें कर लेना चाहिए क्योंकि जस्ट अ मैटर ऑफ 10 पेजेस है ना, क्योंकि अगर कर लेंगे तो मतलब ये रहे कम से कम अपने हमारा इतना हो गया ही। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको, बढ़ जाते हैं आगे। या 20 पेजेस, क्योंकि हमें ज़्यादा रिवाइज करना है तो स्टिक टू आर 20 पेजेस वाला कॉन्सेप्ट। ओके, 20 पेजेस वाला कॉन्सेप्ट पे रुकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करनी है। 20 पेजेस तक रुकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका ऑल डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो है सिटीजन चार्टर वाला हो गया। देन वी हैव डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। जो भी देखिए, जो भी डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है आपको एलोकेशन टू स्टेट एनजीओ अदर मिनिस्ट्री जो आपको वेबसाइट पर डालनी है। एनुअल अकाउंट्स ऑफ लीगल एंटिटीज थ्रू पब्लिकेशन डायरेक्टली टू द पब्लिक अथॉरिटी। फॉरेन टूर्स ऑफ पीएम और मिनिस्टर यस डालना है, पहले ही बता रखे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, एचओडी हो गया, आपका मिनिस्टर्स हो गया, वो उन सभी इन्फॉर्मेशन डालनी है एवरी क्वार्टर। नेचर ऑफ ऑफिशियल टूर और उसमें सीवी एग्जाम्प्ट रहेगा आपका। ठीक है, नेचर ऑफ ऑफिशियल टूर प्लेस विजिटेड, द पीरियड, नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द ऑफिशियल डेलीगेशन, टोटल कॉस्ट, एग्जाम्शन जो सेक्शन 8 के अंदर उनको नहीं देना है, और आपका सीवीओ की भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। ये तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, राइट। तो चलिए हम अभी यहीं पर रुकते हैं विद दिस। थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग सो इन द नेक्स्ट वीडियोज़।